स्क्रीन के सामने आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं ये इकोनॉमिक्स के स्पेशली मनी सप्लाई चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है जिसको समझने के बाद हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल जैसे टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं। आज की पर्टिकुलर क्लास में हम समझेंगे सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होता है। पहले तो बेसिक मनी सप्लाई पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, बेसिकली आज के सेशन से रिलेटेड होगा वो। फिर हम समझेंगे कि ये मनी सप्लाई और करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टर्म है, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस टर्म्स। फिर हम समझेंगे सर ये जो अलग अलग टाइप्स के मनी होते हैं टेबल के साथ बताऊंगा क्या डिफरेंस है, एमओ क्या है, M1, M2, M3, M4 इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, लिक्विडिटी के टर्म्स में कैसे मनी वेरी कर रहा है। फिर हम समझेंगे सर मनी मल्टीप्लायर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। मनी मल्टीप्लायर समझते में पता चलेगा कि हाई पावर मनी यानी कि बेस मनी क्या होता है, दैट इज एमओ होता क्या है। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसके बाद आप मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे। अगली क्लास में हम सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करते हुए नजर आएंगे। जो भी एस्पिरेंट पहली बार आए हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने स्टार्ट किया है पावर आईएएस पे इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी सप्लाई से एक एक करके वीडियोस आगे चलाते हुए नजर आते हैं, राइट। So this is officially the second class of this economic series. So hi everyone, my name is Rupesh, I am founder of Power IAS and let's get started with the class. All right. तो सबसे पहले हम समझेंगे सर ये क्या है, वाई मनी सप्लाई मैटर्स। मनी सप्लाई एक्चुअली में मैटर क्यों करता है, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब है कि सर ये एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मनी है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट मींस द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, राइट। जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, जितना भी पैसा है, किन दो लोगों के पास पैसा है सर, जो भी पैसा पब्लिक के पास में, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की गई है, जो भी पैसा पब्लिक के पास है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अब इसको बेसिक एग्जांपल के साथ समझो। हम सभी के पास में जो भी पैसा है, अब वो पैसा कैश के फॉर्मेट पे हो, वो पैसा बैंक्स में हमने डिपॉजिट्स में जमा किया हो, ये सब का सब मनी सप्लाई का पार्ट है। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। इसमें ना दो यूनिट या फिर दो ऑर्गन इंक्लूडेड नहीं है। मतलब सपोज करो कोई पैसा जो गवर्नमेंट के पास है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, राइट। पहले आप ये समझ जाओ मनी सप्लाई के अंदर में क्या आता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी समय में जो भी पैसा पब्लिक में अवेलेबल है, जो हमारे पास में पैसा भी अवेलेबल है कैश के फॉर्मेट पे, या फिर हमने अगर बैंक्स में रखा हुआ उन पैसे को, ये सब का सब मनी सप्लाई का पार्ट बनता हुआ नजर आएगा। अब ये मनी सप्लाई में पता चलेगा कि मनी सप्लाई किस तरीके से मैटर करता है, इसका क्या इंफ्लुएंस आपको दिखता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपको टॉपिक दिखाई देगा, इससे इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कैसे असर पड़ेगा। अब मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो मनी सप्लाई बढ़ गया, मतलब हम सभी के पास में पैसा बढ़ गया, राइट। हमने बैंक्स में पैसे ज्यादा रखे हैं, कैश के फॉर्मेट में पैसा ज्यादा है। क्या हो अगर हम सभी को जॉब मिल जाए, हम सब फटाफट जाएंगे आईफोन 17 प्रो खरीदेंगे, राइट, गाड़ियां खरीदेंगे, राइट। हम उस पैसे से कुछ ना कुछ सामान खरीदते हुए नजर आएंगे। यानी कि मार्केट में जो भी वस्तु अवेलेबल है, जो भी कॉमोडिटी अवेलेबल है, उसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। सर डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों डिमांड बढ़ेगा? बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई के बढ़ते ही डिमांड भी बढ़ गया। जैसे ही डिमांड बढ़ गया, नाउ इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझो इस चीज को, अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम है, क्या होगा, वो महंगी हो जाएगी, यानी कि वहां पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। यानी कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, अगर पैसा ज्यादा है तो क्या हो रहा है सर, उस पैसे से डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है सर, उस मार्केट में इन्फ्लेशन आता हुआ नजर आता है। पहली बात। नेक्स्ट इसका उल्टा, अब मार्केट में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, क्या होगा सर, डिमांड कम है। अब कोविड का टाइम था, मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया है। कौन है उस टाइम पे जो जाकर के जमीन खरीद रहा है या फिर गोल्ड एसेट खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद रहा था, इसलिए रियल एस्टेट्स के प्राइसेस गिर गए थे, मार्केट में पूरा डिफ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन जो है ये पूरे तरीके से नीचे चला गया था, डिफ्लेशन आ गया था। क्यों हुआ? क्योंकि सर वहां पे मनी सप्लाई कम हो गया, डिमांड कम हो गया और चीजों के प्राइसेस में भी क्या हो गया, डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मनी सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई मतलब क्या, वो पैसा जो आपके पास में अवेलेबल है, राइट, बैंक्स में आपने रखा हुआ या फिर कैश के फॉर्म में रखा हुआ, दैट इज दी मनी सप्लाई। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मैं आपको एक एक समझाऊंगा। M0 क्या है, M1, M2, M3, M4, फिर अपन इससे यूपीएससी के भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। नेक्स्ट है सर, ये मनी सप्लाई डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्टर है। अब ये इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन करता है, बहुत ही सिंपल है। सपोज करो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। अब मार्केट में अगर पैसा बहुत ज्यादा है और किसी इंसान को लोन चाहिए, अब आप खुद सोचो, उसको लोन देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा। कोई बोले मेरे से पैसा ले लो ना, कोई बात नहीं, मेरे को इतना इंटरेस्ट दे देना। सामने वाले बोलेगा नहीं नहीं मेरे से ले लो, मेरे को उससे भी कम इंटरेस्ट दे देना। यानी क्या हुआ सर, पैसा ज्यादा है तो लोअर इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। इसी का उल्टा, अगर मार्केट में पैसा कम है
तो हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा। मार्केट में पैसा ही कम है, अब सब लोग लोन मांग रहे हैं कि मेरे को पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ठीक है मैं इतना इंटरेस्ट भी दे दूंगा, मैं आपको इतना भी दे दूंगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मार्केट में मनी जो है एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वो इन्फ्लेशन हो इंटरेस्ट रेट हो सबको सीधा एग्जैक्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है? सर दिस इज द मनी व्हिच इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग ऑल दीस पर्टिकुलर थिंग्स। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब इसके आगे आपको पता चलेगा सर मनी जो है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी को भी गाइड करेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, राइट। और आपके इकोनॉमी में लिक्विडिटी को भी दिखाएगा, ये कितना पैसा आपके पास है कितना पैसा नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट्स हम आगे समझेंगे। आई थिंक आपको ये दो पॉइंट्स इनिशियली समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से मनी इन्फ्लेशन पे और किस तरीके से मनी इंटरेस्ट रेट पे क्या इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है, ठीक है। नाउ इफ वी गो अहेड ऑफ दिस, अगर हम इसके आगे जाएं तो हमें क्या पता चलेगा? नेक्स्ट इज डिमांड लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और बहुत ही छोटा बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक एग्जांपल के साथ समझो। मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड का मतलब क्या होता है? भाई मेरे को भी पैसे की आवश्यकता है, दैट इज द डिमांड लाइबिलिटी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक शब्द लाइबिलिटी। बैंक में आपने अगर कोई पैसा जमा किया है, वो आपका पैसा है, इट्स योर मनी। अब बैंक से आप वो पैसा कभी भी मांग सकते हो, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है कि भैया मैंने सामने वाले का पैसा लिया हुआ है, मुझे उसको कभी भी पैसा चुकाना पड़ेगा, इट्स लाइबिलिटी फॉर द बैंक, राइट। सो आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। लाइबिलिटी क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म आया डिमांड लाइबिलिटी। अब डिमांड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने बैंक में पैसा रख दिया, करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, सेविंग अकाउंट पर रखा हुआ पैसा, मैं चिप्स खाने गया, कुरकुरे खाने गया, मैंने स्कैनर निकाला, मैंने पे कर दिया। मतलब क्या? मेरे को जब इंपॉर्टेंस दिख रहा है, जब उस पैसे की आवश्यकता दिख रही है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। मेरे को जब डिमांड दिख रहा है, मैं उस पैसे को यूज कर रहा हूं। तो बैंक के लिए वो क्या है? इट इज अ डिमांड लाइबिलिटी। मतलब बैंक को ये लगता है कि इसने पैसा तो मेरे को दे दिया है, लेकिन इसको जब आवश्यकता पड़ेगी पैसे को ले लेगा। सो इट्स अ डिमांड लाइबिलिटी फॉर द बैंक। अब डिमांड लाइबिलिटी यानी कि वो पैसा हाईली लिक्विड है, इट्स अ हाईली लिक्विड, राइट। यहाँ पे आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके लिक्विड का मतलब क्या होता है। हाँ देखो, इट्स अ हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है? मतलब आप जब भी चाह रहे हो पैसा को निकाल पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, है ना। मतलब आपको जब भी लग रहा है वो पैसा आपको इंपॉर्टेंट है, यू आर एबल टू टेक दैट मनी फ्रॉम द बैंक, दैट्स कॉल्ड द हाईली लिक्विड। अब दूसरी तरफ देखो, इट इज द टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने पैसे को बैंक में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, मैंने सपोज करो 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया। अब वो पैसा बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी, यानी कि बैंक को ये लग रहा है कि चलो मुझे पैसा इसको देना तो है, लेकिन एक टाइम के बाद देना है, उस टाइम तक ये पैसा मेरे पास है, मेरा है। तो बैंक के लिए थोड़ा सा इजी है कि चलो इस टाइम के बाद वो इंसान मेरे से पैसा लेगा। तो टाइम लायबिलिटी में ट्रांजिशन कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? मैंने पैसे को फिक्स कर दिया 5 साल के लिए, अब मैं 5 साल बाद पैसा मांगूंगा, तो 5 साल तक तो वो पैसे में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब वो पैसा मैं ना ले रहा हूं ना बैंक मुझे दे रहा है, वो पैसा मेरा वहीं पड़ा हुआ है, जो थोड़ा मोड़ा उसमें इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो लिक्विडिटी यानी कि ट्रांजिशन उस पैसे का कम है, ना के बराबर है। लेकिन देखो डिमांड लायबिलिटी में, मैंने बैंक में पैसा रखा, मुझे किसी फ्रेंड को कल 2000 रुपए देने में चला गया, फटाफट एटीएम से मैंने पैसा निकाला, उसको दे दिया। मतलब डिमांड पड़ी, मैंने पैसे को दे दिया। यानी कि जब भी डिमांड लायबिलिटी होगा, इट इज कॉल्ड हाईली लिक्विड। जब भी मेरे को आवश्यकता पड़ेगा मैं पैसा निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही अपन टाइम लायबिलिटी पे आएंगे, इट इज लेस लिक्विड, ये कम है लिक्विड। मतलब क्या है सर? मतलब ये पैसा अगर मैंने बैंक में रख दिया तो मैं एक टाइम के बाद ही निकाल सकता हूं, हर वक्त इस पर ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से रिलेटेड आगे आपको क्लास में, अगली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फिर अपन सीआरआर एसएलआर को वहां पे डिवाइड करते हुए समझेंगे, है ना। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है सर? अब मैंने करंट अकाउंट में कुछ पैसा रखा है, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखा है, सर कुछ भी कहीं भी पैसा रखा हुआ, मेरे को आवश्यकता पड़ा, मैंने अपने पैसे को निकाल लिया। अब टाइम लायबिलिटी में मैंने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, रेकरिंग डिपॉजिट कर लिया, राइट। कुछ टाइम के लिए मैंने पैसे को बैंक में छोड़ दिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टाइम लायबिलिटी। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है सर विड्रॉल कैसे होगा? डिमांड के बेसिस पे कभी भी विड्रॉल कर पा रहा हूं मैं, तभी ये पैसा बहुत ही लिक्विड है, राइट। यहां पे क्या है सर? जब वो पैसा अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, 5 साल 10 साल जितने भी टाइम के लिए मैंने पैसे को लॉक किया हुआ है, उसका मैच्योरिटी अचीव हो गया, तब मैं निकालूंगा, यानी कि पैसा लेस लिक्विड है। आई थिंक ये भी समझ में आ रहा है सबको। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट इतने इजी करके जाऊंगा ना कि आप लोग बोलोगे सर इकोनॉमी से इजी और फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाओ सीरीज के साथ में, ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर दैट आई मेक दिस सब्जेक्ट वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। आगे चलते हैं इसी में। अच्छा, इंटरेस्ट रेट, अब ये बड़ी कमाल की चीज है। अगर मैं बैंक में पैसा छोड़ रहा हूं और मैं अगले ही मोमेंट को पैसा निकाल ले रहा हूं, मेरे को डिमांड पड़ा, मैंने पैसे को बैंक से निकाल दिया, इस टाइप के पैसे पे मेरे को बहुत कम, ना के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? मैंने बैंक में पैसा रखा ही कहां, मैंने पैसा छोड़ा था, मुझे डिमांड पड़ा, मैंने पैसे को निकाल लिया, लेकिन मैंने उस पैसे को बैंक में कुछ लंबे समय के लिए छोड़ दिया, तो वहां पे मुझे
ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने उस पैसे, मतलब बैंक को जो पैसा मैंने दिया था, उस पैसा को बैंक ने किसी और को दिया। अब बैंक ने वहां से प्रॉफिट कमाया तो आपको भी वो देगा, मतलब इंटरेस्ट देगा कि हाँ भाई आपसे मैंने लिया था तो मैं आपको भी इंटरेस्ट दूंगा। बैंक काम कैसे करता है, मतलब ये आप हो, दिस इज यू, है ना, आप गए बैंक में, आपने बैंक में पैसा दे दिया, बैंक ने इस पैसे को एक पर्सन बी को दे दिया। अब बैंक पर्सन बी से सपोज करो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो हो सकता है बैंक आपको 6% इंटरेस्ट दे, 4% तो बैंक बीच में कमाएगा, इंटरमीडिएरी है। तो इसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम ग्रो कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम, बैंक से अपना मुनाफा बनाते हैं, स्टाफ से बाकी चीजों को मैनेज करते हैं, तो बीच में क्या है, पैसा कमा रहा है, तो आपको इंटरेस्ट दिया ना उसने 6%। लेकिन अगर आपने बैंक में पैसा डाला और आपने अगले ही घंटे पैसा निकाल लिया, अगले ही दिन पैसा निकाल लिया, अब वो पैसा बैंक किसी को दे नहीं सकता, तो उस पैसा पे बैंक को फायदा नहीं होगा, बैंक को फायदा नहीं होगा, वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि जब भी डिमांड लायबिलिटी है वहां पे इतनी लिक्विडिटी है कि वहां इंटरेस्ट नहीं मिलता है। टाइम लायबिलिटी में पैसे की लिक्विडिटी कम है, पैसा को लॉक कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड एकदम रियल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम लॉजिक है ना। नेक्स्ट अपन चलेंगे, अब इसका सीआरआर और एसएलआर पे भी कुछ इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको सीआरआर एसएलआर का कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, उसमें इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। चलो भैया, अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि सर आपने बताया कि मनी सप्लाई का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपके पास में अवेलेबल है, मतलब हम सभी के पास जो पैसा अवेलेबल है ये सब मनी सप्लाई का पार्ट है। तो फिर मनी सप्लाई और करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है। करेंसी इन सर्कुलेशन में ना एक टर्म यहां पे आप देखना, फिजिकली इन द हैंड ऑफ बैंक एंड पब्लिक, मतलब वो पैसा जो बैंक्स के पास या फिर लोगों के पास फिजिकली हैंड में, मतलब कैश के फॉर्मेट पे, ऐसा पैसा जो आपको दिख रहा है आप उसको अभी यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड दी करेंसी इन सर्कुलेशन, वो करेंसी जो अभी सर्कुलेशन में चल रहा है। लेकिन मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो बैंक और आपके पास में करेंसी के फॉर्मेट पे है और साथ में कुछ सेविंग्स है, जो करेंसी फिजिकल फॉर्मेट पे नहीं है लेकिन आपके पास सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो पैसा भी आपका किसका पार्ट है सर? मनी सप्लाई का पार्ट है। यानी कि मनी सप्लाई एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम सिर्फ अपने पास फिजिकली हाथ में पैसा रख रहे हैं, वो आपका मनी सप्लाई नहीं है, वो तो मनी सप्लाई है ही, उसके साथ साथ में जो पैसे को आपने बैंक में छोड़ा हुआ, डिपॉजिट में रखा हुआ, वो सब मनी सप्लाई का पार्ट है। बिकॉज अल्टीमेटली वही पैसा है जो पूरे सिस्टम में चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब क्या है? उस मनी सप्लाई वाले पैसे में से कितना पैसा आपके पास में फिजिकली अवेलेबल है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन। मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन नैरोअर है, मनी सप्लाई ब्रॉडर है। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो क्या पता चलेगा आपको यहाँ पे मनी सप्लाई में, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो कि लोगों के साथ अवेलेबल है ट्रांजिशन करने के लिए, राइट? अब ये किस तरीके का पैसा हो सकता है? हो सकता है करेंसी में, डिपॉजिट में, या फिर आपने कहीं लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में पैसे को लगाया हुआ, वो सब के सब इसी के अंदर में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब क्या था सर? ये वैसा पैसा, इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, जितने भी करेंसी है, करेंसी मतलब नोट और कॉइन, मैं फिर से बता रहा हूं, जो फिजिकल हार्ड करेंसी है, जो नोट है, जो कॉइन है, राइट, वो गवर्नमेंट के पास में है, आरबीआई के पास है, जो फिजिकली अवेलेबल है ट्रांजिशन के लिए, वो आपका करेंसी इन सर्कुलेशन है। मतलब इतना करेंसी पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में है। लेकिन मनी सप्लाई मतलब इतना पैसा करेंसी के फॉर्म में, इतना पैसा डिजिटल फॉर्म में, सब मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज द मनी सप्लाई। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ। अब देखो इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक, कैश विद बैंक, दैट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन। मनी सप्लाई में क्या है सर? करेंसी विद पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसा रखा है डिमांड के फॉर्मेट में, मेरे को अगले दिन एक दोस्त को 2000 देना, मैंने निकाल के दे दिया, तो वो जो 2000 रुपए आपने बैंक में रखा था वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन वो 2000 रुपया यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2000 रुपया कैश के फॉर्मेट पे नहीं है, फिजिकल फॉर्मेट पे नहीं है, बैंक में डिजिटली फॉर्मेट पे, राइट? प्लस सर टाइम डिपॉजिट, मैंने 5 साल के लिए पैसे को रख दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन का पार्ट, मनी सप्लाई का पार्ट है, करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। प्लस सर कोई भी अदर डिपॉजिट, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि M0, M1, M2, M3, M4 क्या होता है, जो अलग अलग मेजर्ड यूनिट है, ये सब के सब आपके मनी सप्लाई में आएंगे। फिर करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या है सर? क्या इसके अंदर डिपॉजिट्स अवेलेबल है? नहीं, ये कोई डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन फिजिकल कैश की बात कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट पर करेंसी की बात कर रहे हैं, कैश और कॉइन, जो भी फिजिकल करेंसी है, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन। ऑन दी अदर हैंड आकर के देखो मनी सप्लाई, यस, इसमें क्या है सर? इसके अंदर में बैंक डिपॉजिट्स जितने भी है, चाहे वो पैसा आपने चेक से डाला हो, यूपीआई किया हो, सब
अब मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की आवश्यकता, आप समझ चुके हो क्या डिफरेंस है बेसिकली, राइट। एक और बताता हूं मैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसको आरबीआई गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इसको आरबीआई प्लस कमर्शियल बैंक्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। बताने की आवश्यकता नहीं है सर, नैरोअर है क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट पे है, ब्रॉडर है, बहुत बड़ा है ये, राइट। पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, हाँ जी ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है, मैंने आपको बताया ना मनी सप्लाई का मतलब क्या, जो करेंसी अवेलेबल है प्लस जो बैंक में डिपॉजिट अवेलेबल है, सब कुछ मनी सप्लाई का पार्ट है। यानी करेंसी इन सर्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, currency in circulation is a part of money supply. That is the reason why currency in circulation is narrower, money supply is broader. I think this makes sense to all of you, right? Next is liquidity. अब ये सर हार्ड फॉर्मेट पे, कैश के फॉर्मेट पे ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। मतलब मेरे को दूध लेना है, मैं 15 रुपए की थैली लेकर के आ रहा हूँ, 20 रुपए की थैली ला रहा हूँ, तो मैंने गया फटाक से कैश पे कर दिया, मतलब बहुत लिक्विड है। हो सकता है मैं पेटीएम से पेमेंट करने जाऊं, नेटवर्क ना चले, तो मेरा पैसा तो कम लिक्विड है ना। मतलब ये समझ जाओ, अगर मैं पेटीएम से पेमेंट करने गया, मेरा नेटवर्क नहीं चला, मेरा बैंक का सर्वर डाउन है, लेकिन अगर मेरे पॉकेट में कैश है तब तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, बिकॉज कैश इज दी हाईली लिक्विड थिंग, राइट। कैश से ज्यादा लिक्विड क्या हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है ना कैश फॉर्मेट पे, राइट। तो इसका लिक्विडिटी ज्यादा है, इसका लिक्विडिटी थोड़ा कम है। अब जैसे एक एग्जांपल ग्रुप में देख लो, 25 लाख करोड़, राइट, इतना करेंसी है जो फिजिकल फॉर्मेट पे इकोनॉमी में घूम रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ 25 लाख करोड़ करेंसी है जो फिजिकल फॉर्मेट में घूम रहा है, लेकिन टोटल मनी जो सिस्टम में वो है सर 250 लाख करोड़, राइट। मतलब इससे लगभग 10 गुना, 250 लाख करोड़, यानी कि वो पैसा है जो करेंसी के फॉर्मेट पे है या डिपॉजिट के फॉर्मेट पे है, दैट इज दी मनी सप्लाई। अब ये जो मनी सप्लाई है बहुत बड़ा पैसा है, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ मनी कम्स अंडर मनी सप्लाई, इसीलिए मनी सप्लाई को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया हुआ है। कैसे टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है सर, तो मनी सप्लाई को MO, M1, M2, M3, M4 में कैटेगराइज किया हुआ है। तो एक बार फटाफट देखेंगे हम मनी सप्लाई एक्चुअली क्या होता है। आई थिंक आप सब मनी सप्लाई समझ चुके हो, लेकिन थोड़े इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, थोड़े डिटेल और टेक्निकल एस्पेक्ट में समझेंगे मनी सप्लाई क्या होता है। तो देखो मनी सप्लाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब पैसा जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, राइट। कैश के फॉर्मेट पे हो, डिपॉजिट के फॉर्मेट पे हो, वो क्या है, दैट इज दी मनी सप्लाई। मतलब इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, हर प्रकार का पैसा, राइट, जो पब्लिक के पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे कितना पैसा मार्केट में, लोगों के पास कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। हम ये नहीं बोल रहे कि आज से लेकर के अगले 5 साल तक कितना होगा, नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी हैव टू चेक, वी कैन चेक दी मनी सप्लाई, कितना पैसा मार्केट में। और ये वही मनी सप्लाई है जिसपे इन्फ्लेशन डिपेंड हो रहा है। मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ये बताओ मनी सप्लाई कितना है, मार्केट में कितना पैसा है, लोगों के पास इतना है, अब इस पैसे को सिस्टम से निकालो। अब उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, राइट। मार्केट में बॉन्ड लेकर के आओ, पैसा आरबीआई बाहर ले लेगी, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से मार्केट से पैसा निकाला जाता है। अब देखो 2000 का नोट बैंक्स ने पूरा निकाल लिया मार्केट से, तो उसका तरीका आई टेल यू द मैकेनिज्म अगली क्लासेस में, है ना। नेक्स्ट इज सर इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस। क्या अगर डिस्टिंक्शन मतलब क्या खासियत है, कैसे पता चलेगा मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मतलब ऐसा पैसा जो उनके पास है जिनको पैसे की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा डेफिनेशन है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, दोज हु डिमांड मनी, पब्लिक, आम जनता जो पैसे डिमांड कर रही है, उनके पास कितना पैसा है, दैट इज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में वो वाला पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, बिकॉज गवर्नमेंट इज समहाउ क्रिएटिंग द मनी। मनी सप्लाई के अंदर में कौन है सर, आम जनता के पास में कितना पैसा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो पैसा आम जनता के पास में फिजिकल कैश के फॉर्मेट पे है, करेंसी इन सर्कुलेशन, या फिर उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, ये सब मिला लो मनी सप्लाई है। यानी कि जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा, राइट। गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, बैंक का पैसा नहीं है, आम इंसान का पैसा, मेरा और आपका पैसा, दैट इज द मनी सप्लाई, राइट। नेक्स्ट आएगा सर इट एक्सक्लूड्स मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी। मतलब इसके अंदर वो लोग नहीं है जो पैसे को मार्केट में सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक, इनका पैसा नहीं। किसका पैसा, आम जनता का, जिसको पैसे की आवश्यकता है, जो पैसा डिमांड कर रहे हैं। आगे सर इसको मेजर करते हैं हम किसी मोमेंट पे, अभी बताओ कितना पैसा मार्केट में, तब पता चलेगा अभी कितना इन्फ्लेशन है, राइट। ये मोमेंट पे हम इसको डिसाइड करते हैं, पीरियड पे जाकर के नहीं देखते कि आज से 2 साल तक कितना होगा, 5 साल तक, ये नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। दस पब्लिक मनी डज नॉट इंक्लूड, यहां पे प्रीलिम्स पीवाईक्यू बना सकता है टेक्निकल एस्पेक्ट में कि पब्लिक मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो पैसा गवर्नमेंट के पास है दैट इज नॉट अंडर दिस। जो पैसा आरबीआई के पास है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, मैं आपको बताऊंगा सीआरआर एसएलआर क्या है, राइट। जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है एसएलआर के फॉर्मेट में, यानी कि वो पैसा जो बैंक्स के पास में है, राइट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मनी सप्लाई।
आम इंसान का पैसा, वो इंसान ने अपना पैसा कैश में रखा या फिर बैंक में रखा हुआ है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। एकदम सिंपल सरल भाषा में वो पैसा, उनके पास का पैसा जो पैसे को डिमांड कर रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर द पैरामीटर ऑफ मनी सप्लाई, राइट। इतना पैसा मैंने बोल दिया, इतना पैसा अगर मेरे पास भी होता तो अच्छा ही होता। चलो आ जाओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल है सर, मनी सप्लाई इक्वल्स टू करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक मतलब क्या? करेंसी इन सर्कुलेशन। डिमांड डिपॉजिट, जो आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है। टाइम डिपॉजिट, जो आप एक मैच्योर होने के पास लोग रखोगे, पैसा निकालोगे, या फिर कुछ ऐसा डिपॉजिट जो आरबीआई के पास में जो आपका है, राइट। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं मनी सप्लाई के अंदर में आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो मनी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कैन बी द फॉलोइंग फॉर्म्स, है ना। मतलब करेंसी के फॉर्मेट पे हो सकता है, डिपॉजिट्स के फॉर्मेट में, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब के सब पैसे आपके मनी सप्लाई के अंदर में आएंगे। इसीलिए मनी सप्लाई को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी सिंसियरली अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। है क्या मनी सप्लाई, कैसे M0 से लेकर के M4 तक कहानी चल रहा है, एक एक करके समझेंगे। देखो, M1 नैरो मनी कहते हैं, नैरो मनी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, पैसे को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि पैसा कहां कहां पे रखा जा सकता है। पहले इंडेक्स समझते हैं, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे, बहुत इजी है। पहला तो ये समझते हैं कि जो भी पैसा है, मतलब वो पैसा कैश तो होगा पब्लिक के पास में, पब्लिक के पास कैश होगा, एक तो ये पैरामीटर होगा। दूसरा, जो पैसा है लोगों ने बैंक्स में जमा किया होगा, राइट, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। मतलब क्या? मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, जब मेरे को पैसा जो जरूरत पड़ा, डिमांड पड़ा, मैंने पैसा निकाल लिया। या फिर उसने टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में उस पैसे को रखा होगा कि चलो बैंक में चल के एफडी कर लेते हैं 5 साल के लिए। अलग अलग जगह पे कहां कहां पैसा रख सकते हैं, इंडेक्स समझ रहे हैं। फिर एक और हो सकता है सर, लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं। अगर आपको नहीं पता हो, इट इज नॉट समथिंग दैट यू गाइस आर लाइक यू शुड बी शॉक्ड अबाउट, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था पहले कि पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। बिकॉज पोस्ट ऑफिस को तो अपन कहां यूज करते हैं, चिट्ठी और खत तो बंद हो गया, राइट। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट, एग्जैक्टली वैसे जैसे बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट होता है, एग्जैक्टली सेम पैरामीटर पे। और नेक्स्ट आपको दिखाई देगा वो पैसा का डिस्क्रिप्शन क्या। अब उसको छोड़ो, अभी डिस्क्रिप्शन पे नहीं आते, पहले इसको समझते हैं। ये समझ जाओगे तो आप इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन आप मुझे बता दोगे। चलो इसको समझते हैं पहले। तो M1 का मतलब उस टाइप का पैसा, M1 का मतलब उस टाइप का पैसा जो लोगों के पास कैश के फॉर्मेट पे है, जो लोगों के पास डिमांड डिपॉजिट के फॉर्मेट पे, मतलब लोगों ने उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, करंट अकाउंट में रखा हुआ है, लेकिन एफडी नहीं कराया हुआ है, टाइम डिपॉजिट नहीं है, और वो पैसा हमने क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में भी नहीं जमा किया हुआ है। वो पैसा सिर्फ लोगों के पास या तो कैश के फॉर्मेट पे है, या फिर लोगों ने उस पैसे को डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक में रखा हुआ है। यानी कि ये ऐसे जगह पे पैसा लगाया गया है जो हाईली लिक्विड। अब आप समझो इस चीज को, अगर मेरे पास पैसा कैश के फॉर्मेट पे तो हाईली लिक्विड है या नहीं है? एकदम हाईली लिक्विड है। मुझे कुछ भी खरीदना है, मैंने फट से पॉकेट से पर्स निकाला, अभी पेमेंट किया, लेकर के आ गया, एकदम हाईली लिक्विड है ना। दूसरा देखो सर, डिमांड डिपॉजिट, मैंने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, मेरे को कुछ खरीदना है, मैंने स्कैनर निकाला, सेविंग अकाउंट का पैसा फट से मैंने पे कर दिया, मैंने वो सामान खरीद लिया। लेकिन अगर मैंने टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता, सोचो, तो क्या मैं उस पैसे को यूज कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक मैं यूज नहीं कर सकता, राइट। अगर मैंने उसको पोस्ट ऑफिस में रखा होता, राइट, और पोस्ट ऑफिस में अगर डिमांड डिपॉजिट में रखा होता, एग्जैक्टली वैसे जैसे बैंक में रखा हुआ है, तो भी मैं यूज नहीं कर पाता। यानी कि ये वो पैसा है जो हाईली लिक्विड है, समझो, बहुत लिक्विड है, यानी कि उस जगह पे है जहां से आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो। उस प्रकार के पैसे को हम बोलते हैं M1, दैट इज कॉल्ड द नैरो मनी। क्या बोलेंगे उसको हम सर? उसको हम बोलेंगे M1 मतलब नैरो मनी। अभी और अच्छे समझ में आएगा जब आप M2 समझोगे। M2 मतलब उस प्रकार का पैसा, लिसन केयरफुली, उस प्रकार का पैसा जो आपके पास कैश के फॉर्मेट पे है, जो आपके पास में डिमांड डिपॉजिट के फॉर्मेट पे है। आपको जब जरूरत पड़ रहा है, आपने डिमांड डिपॉजिट में खर्च से उस पैसे को यूज कर लिया, और आपने उस पैसे को बैंक में भी रखा हुआ है, लेकिन आपने उसको डिमांड डिपॉजिट के फॉर्मेट पर रखा हुआ है। मतलब बैंक कह रहा हूं, पोस्ट ऑफिस में आपको जब जरूरत पड़ा, आपने पोस्ट ऑफिस से वो पैसा निकाल लिया। पोस्ट ऑफिस में भी आपने टाइम लायबिलिटी, यानी कि पोस्ट ऑफिस में आपने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया, आपने रखा हुआ, आपको जरूरत पड़ा, आपने पोस्ट ऑफिस से वो पैसा मांग लिया, राइट। तो ये पैसा जो है ये भी लिक्विड है, ये भी M1 की तरह हाईली लिक्विड है, लेकिन M1 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहां पे देखो पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वॉल्व किया गया। यहाँ पे ऊपर वाले में पोस्ट ऑफिस में पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। ये पैसा वो है जो उस बंदे के पास में पड़ा हुआ है, या तो कैश के फॉर्मेट पे या उसके अकाउंट के फॉर्मेट पे, उसने खर्च से उस वक्त निकाल लिया पैसे को। लेकिन यहाँ पे कैश के फॉर्मेट पे है, डिमांड डिपॉजिट में अकाउंट के फॉर्मेट पे है। इतना तक तो सेम था कहानी, लेकिन इसने पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा सा पैसा लगा दिया। यहां से निकालने में हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लग जाए, इन पैसे को तो वो जल्दी यूज कर सकता है। तो इससे क्या पता चला कि ये भी हाईली लिक्विड है, लेकिन M1 से नैरो, मतलब M1 से कम है हाईली लिक्विड M2। ये बात समझ में नहीं आया?
M1 was more highly liquid than M2। M1 जो है वो M2 से भी ज्यादा हाईली लिक्विड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पोस्ट ऑफिस में पैसा नहीं रखा हुआ है, बैंक में भी उसने डिमांड डिपॉजिट पे पैसा रखा हुआ है, जब मन किया उसने निकाल लिया पैसा। दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब M3 पे आओ। M3 को अपन ब्रॉड मनी कहते हैं। M3 का यूज बहुत जगह किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, कैलकुलेशन में। M3 मतलब पैसा जो कहां रखा गया है सर? लोगों के पास कैश के फॉर्मेट पे। नंबर 1 वो वाला पैसा जो डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ है बैंक्स के पास में, जब मन किया मैंने निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे टाइम डिपॉजिट आ गया। अब जैसे टाइम डिपॉजिट आया, यानी कि इस पैसे की लिक्विडिटी और कम हो गई। ये पैसा अब मार्केट में कम ट्रांजिशन में। क्यों? क्योंकि आपने इसमें टाइम डिपॉजिट में डाल दिया ना, 5 साल तक लॉक कर लिया, 10 साल तक लॉक कर लिया, और इसमें पोस्ट ऑफिस में कोई पैसे को नहीं रखा गया। ये वो है पैरामीटर M3 जो हम लोग यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब आरबीआई भी इसी M3 को यूज करती है चेक करने के लिए कि मार्केट में कितना पैसा है। M3 का ही कैलकुलेशन हर जगह किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान पोस्ट ऑफिस में आज के टाइम पे कौन ही पैसा रख रहा है? 9 के बराबर लोग रख रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम पैसा लोग कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं, फिर कैश के फॉर्मेट पे रखते हैं। वही वाली बात है M3 में कि या तो आपने बैंक में डिमांड और टाइम के फॉर्मेट पे कितना पैसा रखा, राइट, या फिर आपके पास कैश कितना है, चलो पोस्ट ऑफिस को हटा दो, राइट। तो अगर आप ऊपर वाले से देखोगे, M2 से देखोगे, तो M3 में क्या पता चलेगा? M2 से कम लिक्विडिटी है M3। क्यों है कम? क्योंकि सर इन्होंने ना यहाँ पे टाइम डिपॉजिट डाल दिया। इसमें देखो टाइम डिपॉजिट नहीं था, इसमें भी देखो टाइम डिपॉजिट नहीं था, राइट। अब इससे ज्यादा लिक्विड ऊपर वाला है। इसने तो देखो कहीं भी टाइम डिपॉजिट छोड़ो, इसने तो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही था। तो वो क्या पता चल रहा है? M1 मतलब वो पैसा जो हाईली लिक्विड है। M2 लिक्विड है लेकिन M1 से कम है। M3 ये भी लिक्विड है लेकिन M2 से कम है। और M4 इज दी ब्रॉड मनी, राइट। M3 को अपन ब्रॉड मनी कहते हैं, और M4 और भी ज्यादा ब्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा है जो हर जगह अवेलेबल है। मतलब ये सबसे कम लिक्विड है। इट इज द लीस्ट लिक्विड मनी इन द मार्केट। बोलोगे सर ये क्या है? तो ये हमने पैसे को डिपेंडिंग ऑन द यूजेस, डिपेंडिंग ऑन वेयर द मनी इज केप्ट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इसको हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड किया हुआ है। कौन सा पैसा है जो सबसे ज्यादा आरबीआई यूज करता है कैलकुलेशन में? सर दैट इज दी M3, जिसका सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कौन सा आप यूज करोगे? M1 करोगे, राइट। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, राइट। क्या लिखा हुआ है? दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, है ना। क्या है सर? ये लिक्विडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा लिक्विड MO है। अब MO में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब यहाँ पे M1 देखो, M1 के बाद M2 दिखाई देगा जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर आपको M3 दिखाई देगा, फिर लास्ट में आपको M4 दिखाई देगा। इस तरीके से हमने क्या है, मनी सप्लाई को अलग अलग, मतलब पैसे को अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड किया हुआ है। MO, M1, M2, M3, M4। मैंने आपको M1 से लेकर के M4 तक पढ़ा दिया। अब मुझे आपको पढ़ाना है कि MO मतलब क्या होता है। MO को अपन बेस मनी कहते हैं। ये बेस मनी का मतलब क्या होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मनी सप्लाई में किसका हम यूज करते हैं, तो सर इंडिया में MO, M1 और M3 का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा यूज M3 का होता है पैसे को कैलकुलेट करने के लिए कि मनी कितना है मार्केट में, मनी सप्लाई में, हर चीज में कैलकुलेट करने के लिए M3 का यूज सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम M2 और M4 का यूज होता है। एक तो M2 और M4 का कम यूज होने का रीजन भी है कि सर इनके पास में ना क्या बोलते हैं, वो वाला पैसा है जो पोस्ट ऑफिस में लगाया गया हुआ है। दैट इज द रीजन वाई इनको ना कम यूज किया जाता है M2 और M4 को। देखो यहाँ पे M2 में देखो वो वाला पैसा है जो पोस्ट ऑफिस में है, M4 में देखो राइट सबसे नीचे वाले में ये वाला पैसा है जो पोस्ट ऑफिस में। आज के टाइम पे कौन पोस्ट ऑफिस में पैसा रखता है? हम लोग तो नहीं रखते हैं, बहुत रेयरली लोग रखते हैं, राइट। तो इनका कैलकुलेशन में कम रखा गया। सबसे ज्यादा M3 का कैलकुलेशन है कि या तो बंदा बैंक में जाएगा तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखेगा, या फिर वो डिपॉजिट डाल देगा 5 साल 10 साल का फिक्स डिपॉजिट कर देगा, या फिर अपने पास कैश रखेगा। तो M3 एक ऐसा पैरामीटर है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज हाईली यूज्ड इन आवर डेली ट्रांजैक्शंस, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो भैया आपको इकोनॉमिक्स आ चुकी है। बहुत इजी है इकोनॉमिक्स, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है, बैठ करके सोचना है। एंड ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स में अगर 12 क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स से, 15 क्वेश्चन आए, तो वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन डुएबल होते हैं, वो लगने वाले क्वेश्चन होते हैं। ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट्स को, राइट। एक कॉन्सेप्ट है सर कि आखिरकार में मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अब इस टर्म को समझो, क्या लिखा हुआ है? मनी मल्टीप्लायर, मतलब वो पैसा बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप सिंपल सोचो, गवर्नमेंट ने 10 रुपए डाला सिस्टम में,
अब वो 10 रुपए कितना गुना बढ़ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हम मार्केट में उस 10 रुपए को कितना यूज कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास में 5 का सिक्का आया, अब इस 5 के सिक्के से मैंने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, तो इस 5 के सिक्के ने मुझे पार्ले जी का बिस्किट दिलाया। अब ये 5 का सिक्का चला गया दुकानदार के पास, वो दुकानदार उस 5 के सिक्के से हो सकता है कि 2 पार्ले जी की बिस्किट लेकर के आ गया स्टॉक से, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो उस 5 के सिक्के ने उसको 2 का पार्ले जी खिलाया। अब वो कंपनी के पास गया 5 का सिक्का, अब कंपनी उस 5 के सिक्के को यूज करेगी रॉ मटेरियल परचेज करने। मतलब क्या है, वो एक पैसा है और वो कितने जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने जगह यूज हो रहा है। अब आप बैंक के हिसाब से देखो तो बैंक ने तो एक ही बार 5 का सिक्का बनाया था, लेकिन अगर आप इकोनॉमी में देखो तो वो 5 का सिक्का बहुत हाथ से निकल रहा है, वो 5 का सिक्का हर जगह अपना वैल्यू बना रहा है, मतलब वो 5 का सिक्का मल्टीप्लाई कर रहा है अपने इफेक्ट को, दैट इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। एकदम रॉ जनरल एग्जाम्पल के साथ में, राइट। इसके बाद टेक्निकलिटी देखेंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या पैरामीटर है, क्या न्यूमरेटर, क्या डिनोमिनेटर। ये था एकदम मतलब देहाती शब्द में कि क्या है मनी मल्टीप्लायर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट। तो मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली में एक रेशियो है। रेशियो किस चीज का है सर, तो टोटल मनी सप्लाई मार्केट में, टोटल मनी कितना है, मनी सप्लाई कितना है मार्केट में आपकी इकोनॉमी में, प्लस कितना हाई पावर मनी है। अब आप सोचोगे सर ये आपने क्या बता दिया, राइट। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, सोचो इस चीज को अच्छे से सुनना। मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली में एक रेशियो है कि आपके मार्केट में कितना पैसा, M3 देखो मैंने कहा था ना कि M3 हर जगह यूज होगा, क्योंकि डे टू डे मतलब हम यूज में M3 ही करते हैं, राइट। पोस्ट ऑफिस में अपन पैसा नहीं रखते तो M3 को यहाँ पे यूज करते हैं हर जगह कैलकुलेशन में। तो आपके मार्केट में आज के टाइम पे इस पॉइंट में कितना पैसा डिवाइडेड बाई गवर्नमेंट ने कितना पैसा मार्केट में डाला है, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर मनी, MO। मतलब मार्केट में गवर्नमेंट कितना पैसा डाल रही है, राइट, और उसके ऊपर मार्केट में अभी कितना पैसा है, इसका रेशियो जो है वो मनी मल्टीप्लायर बनता है। अब मैं आपको एक और कमाल का कॉन्सेप्ट देता हूं, राइट। अब उस कमाल के कॉन्सेप्ट को अभी शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ दूंगा ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले आप समझो सर कि हाई पावर मनी मतलब क्या होता है। हाई पावर मनी मतलब जो सरकार ने पैसा बनाया मार्केट में, देखो यही वाला है। हाई पावर मनी मतलब क्या होता है, कितना पैसा जो सरकार ने मार्केट में डाला हुआ है, राइट। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई बाई हाई पावर मनी, यही बताया ना आपको, मनी सप्लाई बाई हाई पावर मनी। मनी सप्लाई का मतलब मार्केट में आज कितना पैसा है, डिवाइडेड बाई हाई पावर मनी मतलब सरकार ने कितना पैसा मार्केट में डाला है, ये रेशियो मनी मल्टीप्लायर बनता है। अब ये टेक्निकलिटी आप समझ चुके हो, अब इसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूं, याद हो जाएगा। देखो सपोज करो, अब मैं मनी सप्लाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर मनी, वही मैथ से आगे पीछे करना है। अब एग्जांपल के साथ सपोज करो आज के टाइम पीरियड में मनी मल्टीप्लायर है 5। मतलब क्या है, अगर सरकार मार्केट में 100 रुपए डाल रही है तो वो 100 रुपए इस तरीके से मार्केट में घूम रहा है कि अपनी वर्थ वो 500 रुपए बना ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। अभी समझ में आया क्या है मनी मल्टीप्लायर। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आए। देखो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन बता रहा हूं फिर से, राइट। मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी सप्लाई बाई हाई पावर मनी। हाई पावर मनी कुछ भी नहीं है, बस हाई पावर मनी मतलब ऐसा पैसा जो मार्केट में डाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर मनी। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको इस हिसाब से पता चलेगा कि मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ। मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ, तो मनी मल्टीप्लायर MM इंटू, राइट, ये वाला इधर आ गया है ना, MM इंटू M0। कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने सपोज करो मार्केट में 5 रुपए डाला, या फिर सपोज करो गवर्नमेंट ने मार्केट में 100 रुपए डाला, राइट। अब ये 100 रुपए अगर मार्केट में गवर्नमेंट डाल रही है तो 100 रुपया 5 गुना बढ़ जा रहा है। मनी मल्टीप्लायर कितना हो रहा है, 5 गुना है। क्यों 5 गुना है, बिकॉज मार्केट में पैसा है, उसका अलग डायनेमिक्स है, 5 गुना पैसा बढ़ जा रहा है। हम मतलब वही बात है ना कि आपने 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा, वो कंपनी के पास गया, उसने क्या खरीदा, वो आगे गया, उसने क्या खरीदा, मतलब 5 रुपए का सिक्का अपनी वर्थ 5 बार बढ़ा रहा है, राइट। तो वही बेसिक सा एग्जाम्पल है, सरकार ने 100 रुपए डाला, अब ये 100 रुपए जो है अपनी वर्थ को 5 गुना बढ़ा दे रहा है। यानी कि कितना हो गया सर, ये हो गया 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या है, ये 500 रुपए आपका M3 है। मतलब आपके मार्केट में आज के टाइम पीरियड में 500 रुपए है। और ये 500 रुपए कैसे क्रिएट हुए, ये 500 रुपए इस तरीके से क्रिएट हुए कि सरकार ने डाला था 100 रुपए, लेकिन अभी मार्केट का इकोनॉमिक्स और डायनेमिक्स ऐसा चल रहा है कि वो 100 रुपए 5 बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मनी मल्टीप्लाई 5 है, तो टोटल पैसा कितना है मार्केट में, 500 रुपए, राइट। सरकार ने कितना डाला था, 100 रुपए। अब कल अगर मनी मल्टीप्लायर, मार्केट का डायनेमिक्स है, कल अगर मनी मल्टीप्लायर 6 हो जाए तो सरकार अगर 100 रुपए डालेगी तो मार्केट में कितना पैसा हो जाएगा, 600। कल अगर मनी मल्टीप्लायर 7 हो जाए तो सरकार मार्केट में 100 रुपए डालेगी, मार्केट में कितना पैसा हो गया, 700।
8 हो जाए, सरकार डाल रही है 100 रुपए, मार्केट में कितना पैसा हो गया 800। जितना मार्केट में पैसा बढ़ रहा है उतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अगर सपोज करो मनी मल्टीप्लायर 5 है तो टोटल पैसा है 500, मनी मल्टीप्लायर 6 है टोटल पैसा है 600, मनी मल्टीप्लायर 7 है टोटल पैसा है 700, मनी मल्टीप्लायर 10 है टोटल पैसा है 1000। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है पैसा ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, मार्केट में पैसा बढ़ते जा रहा है, मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ते जा रही है। पहले लोगों के पास कम पैसा था, लोग कम सामान खरीद रहे थे तो सामान सस्ते मिल रहे थे। अब सबके पास ज्यादा पैसा है, पहले 500 रुपए था, अब मार्केट में 1000 रुपए है, दुगना हो गया पैसा। हर इंसान के पास पैसा, हर इंसान रोजगार है, हर इंसान पैसा कमा रहा है, हर इंसान जाकर के सामान खरीद रहा है। सामान का सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, हर सामान महंगी हो गई। यानी क्या समझ में आ रहा है कि सर मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एकदम रॉ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं मैं, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ये फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे यार, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पीपीटी में एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि एक्चुअली में क्या है ये मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर हाई पावर मनी से कैसे रिलेटेड है। तो हाई पावर मनी का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको इतना बता दिया तो अब ये भी समझ जाओ। यानी कि अगर आपके पैसे मतलब हाई पावर मनी में थोड़ा भी आप शिफ्ट करोगे, सोचो सरकार अगर 5 रुपए डाल रही थी, 50 रुपए डाल रही थी, सरकार अगर 100 रुपए डाल रही थी तो 5 गुना बढ़ करके 500 बन रहा था। सरकार अगर 200 डाल दे तो 1000 हो गया, सरकार अगर 50 डाल दे तो 250 हो गया। यानी कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी चेंज करेगी रिजर्व मनी में, हाई पावर मनी में, तो मार्केट में टोटल मनी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर चल रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर सपोज करो यहाँ पे हाई पावर मनी, गवर्नमेंट 50 रुपए अगर डाल दे मार्केट में और मनी मल्टीप्लायर 5 है तो कितना बन गया, ये 250 रुपए बन गए। अब गवर्नमेंट ने 50 रुपए की जगह मार्केट में 100 रुपए डाल दिया और मनी मल्टीप्लायर 5 है तो मार्केट में कितना बन गया, 500 रुपए बन गए। गवर्नमेंट ने मार्केट में सपोज करो 200 डाल दिया, राइट, और मनी मल्टीप्लायर 5 है तो कितना बन गया सर, मार्केट में 1000 रुपए बन गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट हाई पावर मनी में कुछ भी चेंज करे, गवर्नमेंट इस हाई पावर मनी में कुछ भी चेंज करे तो अल्टीमेटली जो टोटल मनी है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज सर मनी मल्टीप्लायर जो है इस पैसे के इफेक्ट को 5 गुना बढ़ा रहा है। दैट इज द रीजन वाई this is very important that money that high power money if it changes into the system there is a total change in complete money supply because वहां पे money multiplier effect exponentially काम करते हुए नजर आ रहा है। I think this should be very clear to each and every one of you, right? Shall we go ahead? चलो, so with this we are done with this। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बता दिए, हाई पावर मनी और मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस है। सो इफ यू टॉक अबाउट द हाई पावर मनी, जिसमें आपको एच या फिर एमओ कह सकते हो, तो आपको पता चलेगा हाई पावर मनी को कौन क्रिएट करता है, आरबीआई क्रिएट करती है। हाई पावर मनी मतलब वैसा पैसा जो बैंक के द्वारा जो सिस्टम में डाला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सरकार तो पैसा नहीं बनाती, बैंक्स आरबीआई बनाएगी, तो मतलब वो पैसा जो आरबीआई क्रिएट कर रही है, राइट। और मनी सप्लाई का मतलब वो पैसा जो आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है, मतलब लोगों का पैसा है। सिंपल इज दिस, जो लोगों का पैसा बैंक में है वो सबका सब मनी सप्लाई का पार्ट है, M1 से लेकर के M4 तक। और हाई पावर मनी मतलब एमओ बोलते हैं इसको, या फिर एचबी बोलते हैं, मतलब वो वाला पैसा जो आरबीआई बना रही है, मतलब वो पैसा जो करेंसी या बैंक रिजर्व के फॉर्म में है, वो पैसा जिसको डायरेक्टली आरबीआई ने बनाया है, वो पैसा जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, हाईएस्ट लिक्विड। सबसे ज्यादा लिक्विड कैसे है? कल आरबीआई को लगा कि मुझे मार्केट में, अब देखो आरबीआई क्यों मार्केट में पैसा डालेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर आरबीआई मार्केट में हो सकता है इसलिए पैसा डाल दे बिकॉज आरबीआई को लग रहा हो कि यार मार्केट में पैसा बहुत कम है, राइट, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे, महंगाई बहुत नीचे चली गई है, इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन 0 हो जाए। ऐसा कहते हैं कि इन्फ्लेशन 2 से अगर 6% के बीच में है तो इंपॉर्टेंट है। 2% के अगर नीचे इन्फ्लेशन है वो भी खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, 6 के ऊपर जा रहा है वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो अगर आरबीआई को लग रहा है कि यार सिस्टम में पैसा डालो, थोड़ा लोगों के पास पैसा होना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन आए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी किक स्टार्ट करे, है ना, पैसा डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो मार्केट डायनेमिक्स काम करेगा। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सर हाई पावर मनी के फॉर्म में, मतलब बहुत ही कम पैसा हाई पावर मनी बना करके मार्केट में डाल दिया, मतलब हाईएस्ट, दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज हाईएस्ट इन लिक्विडिटी, राइट। तो ये सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे आपको पता है सर M1 से M4 की तरह लिक्विडिटी कम होते जाता है, मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ है। सो दैट इज हाउ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज मेड। यानी कि हाई पावर मनी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता हूँ। हाई पावर मनी में वैसे आपको सब कुछ समझा दिया, तो हाई पावर मनी का मतलब टोटल पैसा
जो आप मार्केट में बैंक्स के द्वारा बनाया हुआ, मतलब जो भी आरबीआई बना करके डाल दी, वो आपका हाई पावर मनी है। यानी कि अगर आप इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखोगे तो हाई पावर मनी इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने जितना मनी क्रिएट किया, टोटल स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं आपके हाई पावर मनी के अंदर में आता हुआ नजर आता है, राइट। सो इट इज कॉल्ड हाई पावर बिकॉज इट गिव्स द पावर टू कमर्शियल बैंक टू क्रिएट मल्टीपल टाइम्स मोर मनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्या है हाई पावर मनी का? मतलब क्या? वही बात है कि अगर 100 रुपए आरबीआई ने क्रिएट कर दिया, अब वो दे रहा है इसको बैंक को, बैंक ए को, बैंक बी को, बैंक सी को। अब ये लोगों को ये पैसा लोन पे दे रहे हैं, अब ये पैसे से वो बीच में इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो अगर आप टोटल देखो 100 रुपए बैंक ने दिया था, लेकिन इंटरेस्ट कमा कमा करके पैसे को बांट बांट करके इन्होंने इस पैसे को टोटल 200 कर दिया, इस पैसे को टोटल 500 कर दिया। अब डाला तो 100 रुपए ही गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा मल्टीप्लाई करके ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लायर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? एवरीथिंग हैज बीन टॉट विद एग्जांपल। सो फाइनली वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आने वाली जो क्लास होगी वो होगी सीआरआर की, एसएलआर की, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग ऑल अहेड इन द क्लास। सो आई थिंक दिस क्लास वाज हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो विल बी एंडिंग ऑफ द क्लास हियर। So keep on watching this series। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे स्कोर्स करने, if you want to cover economics from the basic to the advanced level, आप इस सीरीज को थोड़ा कंसिस्टेंट होकर के देखो। जो थेमेटिक एरियाज हैं उनको कंटिन्यू कराऊंगा, और जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने पॉलिटी की अभी तक रिवीजन नहीं किया, इफ दे वांट टू रिवाइज, उन सभी के लिए मैंने पॉलिटी का ऑलरेडी एक मैगजीन मार्केट में डाल दिया हुआ है, दैट इज इंडियन पॉलिटी रामबान। उस पर्टिकुलर पॉलिटी के मैगजीन में मैंने पूरी लक्ष्मीकांत को समराइज करके टेबल्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू उसको बेसिकली कंपाइल किया हुआ है, और साथ में पिछले 10 साल का पीवाईक्यू भी इंटीग्रेट किया हुआ यूपीएससी का। सो दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, असिस्टेंट कमांडेंट, स्टेट पीएससी और सीडीएस और अदर एग्जाम्स। इन सभी के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉलिटी इज ऑलवेज द पॉलिटी। तो पहले पॉलिटी को अगर रिवाइज करना है तो वहां से रिवाइज कर सकते हो। बाकी 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी करके पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है विद हाई क्वालिटी कंटेंट, राइट। And with the same I have started the economy as well. So the motto is that let us easy the education process as much as we can. Baki if you want to revise, you can definitely go and purchase that magazine, available at just rupees 149 till 5th of November. Then the prices will go high, it will be 199. बाकी जो नंबर है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बता दिया हुआ है। जिनको भी ये कंटेंट डाउनलोड करना है फॉर द रिवीजन, दे कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। So आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। I hope the class was helpful to each and every one of you. So this is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Keep on working hard. Thank you so much.